बात है 23 अक्टूबर 2024 की। जोधपुर शहर में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है गुलामुद्दीन। गुलामुद्दीन एक दिन अपने घर के बाहर एक जेसीबी मशीन को मंगवाता है। उस जेसीबी मशीन को वो इसलिए मंगवाता है ताकि वो अपने घर के बाहर आंगन में एक गड्ढा खुदवा सके। वो ऑपरेटर से कहता है कि भाई मेरे घर के आगे एक बड़ा सा गड्ढा खोद दो जो करीब की 10 से 12 फीट का हो। ऑपरेटर जो है वो अपनी मशीन से उस गड्ढे को खोद देता है और ये सब दिन के उजाले में हो रहा था। आसपास के लोग भी देख रहे थे कि भाई उसके घर के आगे खुदाई चल रही है। हालांकि लोगों ने उससे पूछा भी नहीं कि क्यों खुदवा रहा है, लेकिन लोगों के सामने वो गड्ढा खुद रहा था। और जब गड्ढा खुद जाता है वो ऑपरेटर को पैसे देता है और वहाँ से वो वापस उसको भेज देता है। अब गड्ढा खुद तो जाता है, लेकिन वो गड्ढा अगले 3 दिनों तक उसी तरह से खुदा पड़ा रहता है। यानी 3 दिन तक उसमें कुछ काम नहीं होता। वो गड्ढा जैसे खुदा था वैसे का वैसा ही वो खुदा हुआ वहाँ पे घर के आगे पड़ा रहता है। अब तारीख आ जाती है 26 अक्टूबर 2024 और इसी दिन एक महिला जो कि अपना एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी, वो हमेशा की तरह सुबह उठ करके अपने ब्यूटी पार्लर पर जाती है। वो अपने शॉप को ओपन करती है और खोलने के बाद में उसे साफ़ सफाई करवा करके वो वहाँ पर बैठ जाती है। और फिर उस दिन करीब 12 बजे वो अपने एक एम्प्लॉय को बोलती है कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ और थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी। ये कहकर वो अपने पार्लर से बाहर चले जाती है। पार्लर की ये जो मालकिन है इसका नाम है अनीता। अब अनीता अपने पार्लर से चले जाती है और अपने वर्कर को पहले बता के जाती है कि वो कुछ देर में आ जाएगी, लेकिन कुछ समय बीत जाता है। तो जो वहाँ का एम्प्लॉई है, जो वर्कर थी वहाँ की, वो उसे कॉल करती है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि स्विच ऑफ क्यों है। वो थोड़ी देर बाद फिर ट्राई करते हैं, लेकिन फ़ोन फिर स्विच ऑफ जा रहा था। अब इस तरीके से जब 2-3 बार वो ट्राई कर चुके हो, फ़ोन नहीं मिलता है, तो और ना ही उसका कोई पता था उनको कि वो गई कहाँ पर है। और फिर वो उनके हस्बैंड को फ़ोन करते हैं और उसके पति को ये बताते हैं कि 12 बजे करीब मैडम ये बोलकर गई थी कुछ देर में वापस आ जाऊंगी, लेकिन अब काफ़ी समय हो चुका है, 2-3 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन मैडम अभी तक नहीं आई है। और जब ये बात उनके पति को पता चलती है तो उनके पति क्या करते हैं कि अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को कॉल करके पता करते हैं कि क्या वहाँ पर अनीता उनके पास तो नहीं आई है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता, किसी के पास में भी वो नहीं गई थी। इस बीच अनीता के पति ने भी कई बार उसके मोबाइल को ट्राई किया, कॉल करने की कोशिश करी कि क्या पता फ़ोन ऑन हो जाए, बात हो जाए, लेकिन कंटिन्यूस उनका फ़ोन जो है कि ऑफ जा रहा था। इस तरह शाम हो जाती है और रात हो जाती है, लेकिन अनीता का ना तो फ़ोन चालू होता है और ना ही घर वापस आती है। उसी तरीके से पूरी रात गुजर जाती है और फिर अगला दिन हो जाता है, यानी कि वो दिन था 27 अक्टूबर का। अब इतना टाइम गुजर जाता है, लेकिन वाइफ के ना आने की वजह से वो व्यक्ति काफ़ी परेशान हो जाता है और उन्हें लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कोई घटना घट गई हो। और अब वो ज़रूरी समझते हैं कि पुलिस स्टेशन जाएँ और वहाँ जा कर के वो इसकी रिपोर्ट लिखवाएँ। तो वो क्या करते हैं कि जोधपुर के थाने में जाते हैं और जा कर के वहाँ पे अपनी वाइफ की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। और फिर जो पुलिस है वो अनीता को ढूँढने में लग जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ में भी कोई ऐसा ठोस कारण या कोई ठोस सबूत नहीं लग रहा था कि जिससे मालूम चल सके कि वो कहाँ गई हैं। वो कई तरह के सीसीटीवीज़ थे, उनको खंगाल रहे थे वहाँ पे, और इस तरह का इन सब प्रोसेस के बीच में 4 दिन और निकल जाते हैं। अब दिन आ जाता है 31 अक्टूबर 2024 का। कई तरह के सीसीटीवी के फुटेज को देखने के बाद एक सीसीटीवी फुटेज के अंदर में उन्हें दिखाई देता है कि अनीता जो है अपने पार्लर से बाहर निकल करके वो एक ऑटो के पास जाती है और उस ऑटो में बैठ करके वो वहाँ से चले जाती हैं। अब जब पुलिस के हाथ में एक क्लू लगता है तो पुलिस का पहला काम जो था वो था कि उस ऑटो ड्राइवर को, उस ऑटो को ढूंढने का। किसी तरीके से वो ऑटो का जो है नंबर को निकलवाती है। ऑटो का नंबर हाथ लगने के बाद में उसके मालिक का पता चलता है और फिर पुलिस उसके मालिक तक पहुँचती है। अब पुलिस वाले उस ऑटो ड्राइवर से पूछते हैं कि तुमने उस महिला को कहाँ छोड़ा था। तो ऑटो ड्राइवर बताता है कि उस दिन उस महिला को मैंने जोधपुर में एक जगह है गंगाड़ा, वहाँ पे मैंने छोड़ करके आया था। वो महिला वहीं पे उतरी थी और मैंने वहाँ छोड़ दिया था, वहाँ छोड़ करके मैं वापस आ गया था। अब पुलिस वाले जो है वो सुनते हैं कि गंगाड़ा में छोड़ा था, तो वो अनीता के पति से पूछते हैं, उसके परिवार वालों से ही पूछते हैं कि गंगाड़ा में आपका कोई रिश्तेदार रहता हो, आपका कोई दोस्त रहता हो वहाँ पे जिसके घर वो जा सकती हैं। अब जब उस जगह का नाम सुनते हैं उसका पति, तो वो बताता है कि भाई उस जगह पे हमारा ना तो कोई दोस्त रहता है, ना ही कोई हमारा रिश्तेदार रहता है। लेकिन थोड़ी देर बाद अनीता के पति को एक बात याद आती है और वो पुलिस को बताता है कि गंगाड़ा में तो एक व्यक्ति रहता है, उसका नाम है गुलामुद्दीन। अब पुलिस पूछती है भैया गुलामुद्दीन कौन है, आप उसको कैसे जानते हैं। तो वो बताता है कि भाई जहाँ पे हमारा पार्लर है उस पार्लर के सामने ही गुलामुद्दीन की दुकान है, जो कि एक ड्राई क्लीन की दुकान है, और वो करीब 25 वर्षों से वहाँ पर वो दुकान है और उससे जान पहचान भी है, क्योंकि इतने साल से दुकान आमने सामने है तो बातचीत होती ही है, तो हम अच्छी तरीके से एक दूसरे को जानते भी हैं। तो उस जगह पे जो आप बता रहे हैं कि गंगाड़ा में वाइफ गई थी, तो उस जगह पर जो घर है वो गुलामुद्दीन का ही है।
अब जब पुलिस को ये बात मालूम चलती है तो पुलिस अपनी एक टीम के साथ में गंगाना पहुंचती है, और जब वो गुलामुद्दीन के घर पहुंचती है तो उन्हें वहां पर गुलामुद्दीन नहीं मिलता है, लेकिन वहां पर उसकी पत्नी आबिदा मौजूद थी। अब पुलिस जो है आबिदा से पूछती है कि बता गुलामुद्दीन कहाँ है। तो आबिदा बोलती है कि गुलामुद्दीन तो 2 दिन से घर पे नहीं है, यानी कि 29 अक्टूबर से गुलामुद्दीन भी अपने घर पे नहीं था, वो भी गायब था। अब जो है पुलिस उस एरिया के सीसीटीवी को भी खंगालती है, तो एक सीसीटीवी फुटेज के अंदर में दिखाई देता है कि गुलामुद्दीन एक एक्टिवा के अंदर में बैठ करके जा रहा है, वो भी जोधपुर रेलवे स्टेशन की तरफ। वो वहाँ पर जाता है और वहाँ पर जा करके बैग खरीदता है और बैग खरीद करके वहाँ से वापस आता है। अब जो पुलिस है वो दोबारा से आबिदा से पूछताछ करती है। वो बोलती है भाई जो ऑटो ड्राइवर है उसने तो यही कहा है कि वो उसको यहाँ छोड़कर गया था, तो अगर तुम वाकई में कुछ जानती हो तो हमें बताओ। पहले तो वो है मनाही कर रही थी, वो हर चीज़ से अपने आप को अनजान बन रही थी, लेकिन जब पुलिस थोड़ी सी कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो सच बताने पर मजबूर हो जाती है। और आगे जो उसने सच बताया पुलिस को वो इस तरीके से है दोस्तों। वो पुलिस से कहती है कि आप जिस अनीता को ढूंढ रहे हैं ना, अगर आपको उसका पता लगाना है तो मेरे घर के आगे एक गड्ढा खुदा हुआ था जो कि अब भर चुका है। आप उस गड्ढे को खोदो, आपको मालूम चल जाएगा कि अनीता कहाँ पर है। अब पुलिस वाले जैसे ही ये सुनते हैं वो समझ जाते हैं कि माजरा क्या है, और अब फिर से जेसीबी आती है उस जगह पे खुदाई करने के लिए, लेकिन इस बार जेसीबी गुलामुद्दीन ने नहीं बल्कि पुलिस ने बुलाई थी। और धीरे धीरे जब उस जगह को खोदा जाता है तो उस जगह पे जब 10 फीट तक का गड्ढा खुद जाता है तो वहाँ से उन्हें कुछ प्लास्टिक के बैग्स मिलते हैं। जब उस प्लास्टिक के बैग को खोला जाता है तो उस प्लास्टिक के बैग के अंदर में देखा जाता है कि कुछ मांस के टुकड़े थे, मानव अंग थे उसके अंदर में। तो इस तरीके से वहाँ पे कुल मिलाकर के 6 प्लास्टिक के बैग्स मिलते हैं। धीरे धीरे उन बैग्स को बाहर निकाला जाता है और उस जगह पे प्लास्टिक के बैग के साथ में कुछ कपड़े भी मौजूद थे, उन कपड़ों को भी बाहर निकाला जाता है। आसपास के लोग भी वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, काफ़ी भीड़ हो जाती है। लोग भी देखना चाहते थे कि आखिर उस गड्ढे से ऐसा क्या चीज़ निकल रहा है। जब ये सारी चीज़ें अनीता के हस्बैंड को दिखाई जाती हैं, वो कपड़े दिखाए जाते हैं, तो पहचान जाता है कि ये जो कपड़ा है ये उसकी वाइफ का ही है। अब उन लाश के टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और आबिदा को जो है वो हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन गुलाबुद्दीन का कुछ पता नहीं चल रहा था, ये मालूम नहीं चल पा रहा था कि वो इस वक्त कहाँ पर है। अब उसको ढूंढने के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई और उन्हें जगह जगह छापे मारने के लिए भेज दिया गया ताकि उसको ढूंढ करके लाया जा सके, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। इधर एक टीम आबिदा से पूछताछ करती है कि आगे की आखिर कहानी क्या थी, आखिर कारण क्या था कि जो इस तरीके से अनीता को मारा गया और मार कर उसके टुकड़े करे गए और उसको इस ज़मीन में दबा दिया गया, क्योंकि उसे मारने की जो प्लानिंग है वो पहले से की गई थी, क्योंकि आबिदा के गायब होने से पहले ही उस गड्ढे को खोदा गया था। इससे ये मालूम चलता है कि भाई उसको मारने की प्लानिंग जो है वो पहले से ही बनाई गई थी। अब जो आबिदा पुलिस को बताती है वो इस तरीके से है कि करीब 25 साल से उस जगह पर उन दोनों की दुकानें हैं, कि सामने गुलाबुद्दीन की दुकान है ड्राई क्लीन की और अनीता का ब्यूटी पार्लर है। अभी एक दूसरे को ये जानते हैं, वहाँ पे पुरानी दुकान है, जाहिर सी बात है पुरानी दुकान है तो हर कोई आमने सामने वाले को, अगल बगल वाले लोगों को जानता ही होता है, तो इस तरीके से उनकी जान पहचान भी हो जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। भाई उनकी दुकान भी शॉप चल रही थी सही, इनकी भी दुकान अपनी चल रही थी, दोनों का काम अलग अलग था, तो कोई किसी तरह का कंपटीशन या किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं थी कि दोनों के अंदर में द्वेष हो, आपस में कोई तरह की स्पर्धा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन कुछ साल पहले जो है गुलाबुद्दीन को एक आदत लग जाती है और वो आदत थी जुआ खेलने की। वो जुआ खेलने लग जाता है और जुआ खेलते खेलते उसके ऊपर करीब 12 लाख रुपए का कर्जा हो जाता है। अब 12 लाख की रकम जो है वो छोटी मोटी तो होती नहीं है, जाहिर सी बात है जिनसे लिया होगा वो लोग तकाजा भी करने लग जाते हैं और वो उनके घर में बार बार वो फ़ोन भी कर रहे होंगे। अब इस चीज़ों से हो जाता है वो परेशान, क्योंकि पैसे उसके पास थे नहीं उस समय देने के लिए और रकम बहुत बड़ी थी। अब वो पैसों का इंतजाम करे तो कैसे करे। इस बीच वो काफ़ी दिमाग लगाता है पैसों का इंतजाम करने के लिए, लेकिन कोई रास्ता उसे नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन उसने एक चीज़ नोट करी कि जो अनीता जो है, जो कि सामने की पार्लर की मालकिन है, वो हमेशा सज के रहती है और हमेशा काफ़ी सोने के गहने पहनती है, और वो जो गहने की पहनती है वो आज के रेट के हिसाब से कुछ भी नहीं तो 20-25 लाख रुपए की होंगी। तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि अगर किसी तरीके से ये गहने जो हैं वो उसे मिल जाए तो उसको बेच करके वो अपना कर्जा उतार सकता है, लेकिन वो उसको लूट सकता नहीं था क्योंकि भाई वो जानती थी उसको। तो अब उसको कोई दूसरा रास्ता खोजना था उस गहनों को पाने के लिए। तो अपने घर जाता है, अपने घर में जा करके वो एक दिन अपनी वाइफ से बात को डिस्कस करता है। उसे बताता है कि भाई इस तरीके से है, एक जो हमारे सामने की दुकान में महिला है जिसको तुम जानती हो,
मैं चाहता हूँ कि वो जो गहने वो पहन करके आती है, वो किसी तरीके से वो गहने जो हैं वो हमें मिल जाएँ और हमारा जो है कर्जा भी चुक जाएगा और पैसे भी बच जाएंगे। और इसलिए उसको हमें अपने घर पे लेकर के आएंगे और ला करके उसको हमें मारना होगा। अब ये बात आबिदा सुनती है तो वो अपने पति की मदद के लिए तैयार हो जाती है और वो दोनों मिलकर के आबिदा को मारने का प्लान बना लेते हैं, यानी उससे लूटपाट करना और उसको फिर मारना है। ये प्लान वो लोग पहले से तैयार कर लेते हैं और जिसके तहत वो पहले से ही अपने घर के सामने जो है कि 10 फीट का गड्ढा खुदवाते हैं। तो अब 26 अक्टूबर को गुलामुद्दीन जो है वो अनीता को फ़ोन करता है और उसे अपने घर पर बुलाता है। अनीता भी ऑटो पकड़ करके उसके घर पे पहुंच जाती है। वो घर पहुंचती है, घर पहुंच करके उसे शरबत दिया जाता है पीने के लिए, और जो शरबत उसे दिया गया था गुलामुद्दीन ने उसमें पहले से ही बेहोशी की दवा मिला रखी थी। अनीता जब शरबत पी लेती है तो थोड़ी देर के बाद में उसे बेहोशी चढ़ने लगती है और वो धीरे धीरे करके बेहोश हो जाती है। और जब वो बेहोश हो जाती है तो बेहोश होने के बाद में गुलामुद्दीन जो है वो चाकू लेकर के आता है और चाकू से उसकी हत्या कर देता है। और उसके बाद जो वो बैग्स पहले से ला के रखे थे, प्लास्टिक के बैग्स ला के रखा हुआ था, उस बैग्स के अंदर में उसके शरीर के टुकड़े करके उन बैग्स के अंदर में डाल देता है। और इस बीच वो अपने घर की साफ़ सफाई सब कुछ कर लेते हैं और रात होने का इंतज़ार करते रहते हैं। जब रात हो जाती है और उन्हें लगता है कि आसपास के सब लोग सो चुके हैं, पूरा सन्नाटा हो गया है, और फिर धीरे धीरे एक एक बैग लेकर के आते हैं और लाकर उस गड्ढे में डाल देते हैं। और इत्र की बहुत सारे जो शीशियाँ हैं जो भरी हुई वो लेकर के आते हैं, इत्र को लेकर के आता है वो पहले से ही, वो भी इत्र भी वो पहले से ही लेकर के आया था। और उन इत्र की शीशों को खोलता है, खोल करके उस लाश के ऊपर में वो इत्र की शीशों को उड़ेल देता है और डालने के बाद में कपड़े जो थे कपड़े भी उसी के अंदर गड्ढे में फेंक देता है और फिर मिट्टी से धीरे धीरे उस गड्ढे को पूरा भर देता है और भरने के बाद अपने घर में आराम से चला जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और फिर अगले 2 दिन तक गुलामुद्दीन जो है वो अपने घर पर ही रहता है और उसके बाद वो अपने घर से चला जाता है। अब ये सारा किस्सा जो है आबिदा ने पुलिस को बताया। अब पुलिस ने भी आबिदा से जो जानकारी मिली वो मीडिया के सामने सारी की सारी बातें उन्होंने इसी तरीके से मीडिया को बता दी कि इस तरीके से ये मोटिव था कि वो गहने चुराना चाहता था और गहने चुरा करके अपना जो कर्जा है उसके 12 लाख का उसको चुकाना चाहता था और ये लूटपाट के इरादे से ही उसने इसकी हत्या करी है। लेकिन दोस्तों ये जो थ्योरी है जिससे कि मोटिव जो मिल रहा है, जिसमें ये साबित हो रहा है कि वो जो है कि वो उसने जो मर्डर किया है वो मर्डर लूटपाट के इरादे से किया है, तो ऐसा है कि जिस दिन अनीता ऑटो में बैठती हुई दिखाई दे रही है, ऑटो में जा रही है जिस दिन वो, तो उस दिन उसने उतने गहने तो पहने हुए नहीं है, उसके शरीर पे उतने गहने दिखाई नहीं दे रहे हैं जिससे लगे कि वो भाई घर में गई हो और उस गहनों के चक्कर में उसे मार दिया गया हो। क्योंकि उनका मकसद अगर लूटपाट का था तो उसके शरीर पे गहने होने भी जरूरी थे, लेकिन उस दिन गहने तो बहुत कम थे, वो उतने गहने थे नहीं जितने वो बता रहा था, जितना उसकी बीवी बता रही है। तो हो सकता है कि जो थ्योरी आबिदा बता रही है वो थ्योरी सच हो और हो सकता है कि वो झूठ भी हो, लेकिन ये सारी जो बातें हैं, जो सारी कड़ियाँ हैं जो जुड़ेंगी तभी जब गुलामुद्दीन पुलिस की हत्या चलेगा। लेकिन दोस्तों अभी तक गुलामुद्दीन को पुलिस ढूंढ नहीं पाई है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए हर जगह छापेमारी चल रही है और जल्दी ही उम्मीद करते हैं कि पुलिस उसे पकड़ लेगी और इस हत्या का जो भी राज है, जो सच्चाई है इस हत्या की, वो सबके सामने आएगी। दोस्तों अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, देखते हैं आगे गुलामुद्दीन पकड़ में आता है तो उसके बाद में क्या कहानी सामने आती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक सेफ रहें, सावधान रहें। जय हिंद।